हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक क्लास 11। आज मैं आप लोगों के लिए आपके आरोह बुक से पार्ट 1 नमक का दरोगा लेकर आई हूँ, जिसका सारांश भी है और एमसीक्यू भी है। तो पहले हम लोग उस पार्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद उसके एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। आज मैं आप लोगों को नमक का दरोगा का सारांश बताऊँगी, जिससे आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको उससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे, या सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, आप आराम से उसे कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। मुंशी प्रेमचंद ये इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करिए। मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उसके सारांश को शॉर्ट में बता के आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगे हुए थे। अर्थात नमक को बेचना निषेध माना गया था, यानी उसे आप नमक को ब्लैक में नहीं बेच सकते, ये बताया गया था। ठीक है, और अगर आप बेचते हैं तो उसका टैक्स आपको भरना पड़ेगा। इस कारण से सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी। अर्थात जो लोग घूस लेके ये काम कर रहे थे उनके लिए लाभ ही लाभ था, तो वो लोग उसको ब्लैक में बेचना स्टार्ट कर दिए। अब जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत मोटी ऊपरी कमाई के कारण इसी को कर रहे थे। अर्थात वो लोग बाकी सारे काम छोड़कर, सभी लोग सोचते थे कि हम नमक का दरोगा बने, क्योंकि उसमें ऊपरी आय बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, यानी जो उस समय की ये कहानी है कि जब नमक पे निषेध था, यानी उसको आप अगर बेचते हैं तो आपको टैक्स देना होगा, और अगर आप चोरी से बेचते हैं तो आप मालामाल हो सकते हैं। ये बात थी। चलिए आगे देखते हैं। नमक के दरोगा कहानी के नायक पात्र, ये पत्र नहीं पात्र होगा, मुंशी वंशीधर हैं। ठीक है, जो एक निर्धन और गरीब परिवार के सदस्य थे। यानी इस कहानी का मेन नायक जो है वो वंशीधर है, और वो उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। किस्मत से मुंशी वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। अर्थात यहाँ पे जो वंशीधर हैं, तो वो ज़्यादा मतलब उस समय फारसी का बोलबाला ज़्यादा था, तो जिसको फारसी आती थी तो उसको अंग्रेज नमक के विभाग पे नौकरी दे देते थे। लेकिन इनको कुछ किताबों को पढ़ने के बाद थोड़ा फारसी का ज्ञान हुआ, और वो इंटरव्यू के लिए गए, उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया, यानी चुन लिया गया। उन्हें अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिलने लगते हैं, क्योंकि उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए ही नमक विभाग बहुत सही था। अर्थात जब वो नमक विभाग के नौकरी पे गए, यानी दरोगा बने, तो जब दरोगा बन गए तो उनका मतलब उनको कई तरह से ऑफर आने लगे कि आप ये काम मतलब जो नमक का बिजनेस है वो चोरी से करिए, यानी ब्लैक में करिए, तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। फिर क्या होता है, मुंशी वंशीधर के वृद्ध पिता भी अनेक नसीहतें देते हैं, यानी वो उनको ये नसीहत देते हैं कि बेटा देखो, नौकरी पे ओहदे की तरफ ध्यान मत देना। किस पे ध्यान देना? ऊपरी आय पे ध्यान देना। वो खुद समझाते हैं उनके पिताजी कि आपको नौकरी पे पद क्या मिल रहा है उसके बारे में आप मत सोचिए, आपको पैसा कितना मिल रहा है इस बारे में सोचिए। ठीक है, ऐसी नसीहत देकर वो वंशीधर को भेजते हैं, और सौभाग्य से उनकी नौकरी लग जाती है दरोगा के पद पे। उनके सामने गरीबी भी कई समस्याएं खड़ी करती है, लेकिन वंशीधर अपने ईमान पे डटे रहते हैं। यानी वंशीधर जो है वो अपने ईमान पे ही रहते हैं, और वो ये करते हैं कि मतलब मैं अपने ईमान से नहीं हटूंगा, और नौकरी को ईमानदारी से ही करूंगा। ठीक है, एक दिन उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है। वंशीधर तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। एक बार वंशीधर ड्यूटी पे रहते हैं, 6 महीने का वक्त गुजर गया होता है, तो उनको अचानक गाड़ियों की आवाज़ आती है, मतलब घोड़ों के पदचाप की आवाज़ आती है। तो वो तुरंत वहां से उठ के अपने नौकरी मतलब जहाँ सोए रहते हैं वहां से उस जगह जाते हैं जहाँ पे ये हो रहा होता है।
पता चलता है कि इस तस्करी के पीछे वहाँ के सबसे बड़े जमींदार अलोपी दीन का हाथ है। यानी सारा मामला जब समझते हैं तो ये पता चलता है कि जो वहाँ के मतलब सबसे बड़े जमींदार होते हैं उनका ही ये काम होता है। इससे पंडित अलोपी दीन को बुलाया जाता है, इसलिए वो उनको बुलवाते हैं। और जब उनको ये पता चलता है कि ये काम अलोपी दीन कर रहे हैं तो वो उनको बुलवाते हैं। ठीक है, तो पंडित अलोपी दीन बहुत ही निडरता के साथ आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसे ये गर्व रहता है कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ, मैं पैसे से सब कुछ मतलब ले सकता हूँ, दे सकता हूँ। क्योंकि वो इतने बड़े जमींदार थे, इतने बड़े रईस थे कि उनके यहाँ 12 मास सदा व्रत चलता था। अर्थात वो 12 मास सबको भोजन करवाते थे और उनके पैसे की वजह से सभी लोग उनके पीछे मतलब लगे रहते थे और उनका कोई भी काम होता था बड़े आसानी से कर देते थे। पंडित अलोपी बहुत ही निडरता के साथ आता है क्योंकि उसके मन में ये बात थी कि हर दरोगा को पैसे के दम पर खरीदा जा सकता है। वे मुंशी वंशीधर को 1000 रुपया रिश्वत के तौर पर पेश करते हैं। शुरुआत 1000 रुपये से होती है, लेकिन वंशीधर इसके लिए तैयार नहीं होते। वो नहीं तैयार होते, वो कहते कि नहीं, मैं नहीं लूँगा और ना ही मैं अपने नौकरी से बेईमानी करूँगा। और पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हैं और उनको गिरफ्तारी का हुक्म अपने जो दरोगा जो अपने छोटे मतलब अपने से जूनियर रहता है उसका नाम होता है बदलू सिंह। ठीक है, हाँ, बदलू सिंह ही उसका नाम है। तो बदलू को वो कहते हैं कि आप मतलब उनको पकड़ लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए। इससे रिश्वत की कीमत बढ़ जाती है। मतलब जब उनको गिरफ्तारी का वो करते हैं तो वो रिश्वत की कीमत और बढ़ा देते हैं। कहते हैं कि आप 2000 ले लिए, 10,000 ले लीजिए, 15,000, इस तरह से यह कीमत 40,000 तक पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन मुंशी जी का ईमान अब भी अडिग रहता है। अर्थात मुंशी जी अपने बात पे अडिग रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं रिश्वत नहीं लूँगा। ठीक है, और पंडित अलोपी दीन गिरफ्तार हो जाते हैं। पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरे शहर में पंडित अलोपी दीन की काफ़ी बदनामी और बेइज्जती हो जाती है। इसके बावजूद पैसे के दम पर पंडित जी अदालत से बरी हो जाते हैं। यानी पैसे के दम पे वो बरी हो जाते हैं। इसके बाद पंडित जी बरी हो जाते हैं और जब पंडित जी बरी हो जाते हैं तो उनको जो वंशीधर होते हैं उनको ये लगता है कि यहाँ पे इतने काले काले कोट पहने हुए लोग, इतने ज्ञान वाले लोग, मतलब इतनी पढ़ाई पढ़ के लोग और इतना बड़ा जज बनते हैं, इतने बड़े वकील बनते हैं, इतने बड़े जैसे कि पुलिस बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, लेकिन कहीं भी ईमानदारी नहीं है। मतलब कहीं भी ईमानदारी का कोई नामो निशान है। यानी वो अपने आप को उस भरी अदालत में एकदम अकेला पाते हैं वंशीधर, और सारा पक्ष जो है वो किसके तरफ हो जाता है? अलोपी दीन के। तो उनको उस जगह पे उस अदालत में ये महसूस होता है कि मतलब ईमानदारी का कोई महत्व नहीं है। और जो जज होता है वो फैसला सुनाता है कि मतलब जो इतने बड़े आदमी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया तो ये गलत है, क्योंकि ठीक है ये अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन किसी बड़े आदमी को इस तरह से अदालत में नहीं लाना चाहिए था, हिरासत में नहीं लेना चाहिए था। वंशीधर वहाँ से मतलब अपने आप को तो बहुत गर्व से ही निकलते हैं, लेकिन लोगों का जो ताना है वो सुनते हैं तो उनको बहुत अजीब लगता है। अब देखिए आगे क्या होता है। अपने रसूख से मुंशी वंशीधर को नौकरी से हटवा देते हैं। ठीक है, जब वो बरी हो जाते हैं तो मुंशी वंशीधर को नौकरी से वो हटा देते हैं। अब मुंशीधर की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं, चूँकि पहले ही आप लोग जानते हैं कि वो गरीब परिवार से थे और तंगी के साथ साथ उन्हें घर वालों के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। यानी जो वृद्ध उनके पिताजी थे, जब उनको पता चलता है कि इनकी नौकरी गई तो ये और गुस्सा होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि वो शुरू में ही कहते हैं कि बेटा तुम ईमानदारी वगैरह मत दिखाना, सीधे सीधे, और तुम केवल आय पे, ऊपरी आय पे ज़्यादा ध्यान देना। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब माता पिता को अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन गरीबी थी और कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जैसा वो मतलब ऐसे ही उनसे कहते हैं। लेकिन जब वो ईमानदारी से काम करते हैं और जब उनको हटा दिया जाता है तो उनकी पत्नी, उनके पिता और उनकी माँ सभी लोग उनसे मुंह मोड़ लेते हैं और वो अकेले पड़ जाते हैं। एक दिन अचानक पंडित अलोपी दीन मुंशी वंशीधर के घर आते हैं और उनके सामने एक अच्छे वेतन मान वाली नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं।
एक दिन कुछ समय बाद जो आलोपी दिन होते हैं वो वंशीधर के घर जाते हैं और उनको एक अच्छी नौकरी ऑफर करते हैं। आलोपी दिन मुंशी वंशीधर की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब जब वो उनके घर जाते हैं तो उनके पिता बोलते हैं कि मेरे बेटे ने तो इतना बुरा काम किया है कि मैं तो आपके सामने मुँह भी नहीं दिखा सकता, ये मेरे कुल का कलंक है। तो आलोपी दिन बोलते हैं कि नहीं, ये कुल का कलंक नहीं है, दीपक है, और इसकी ईमानदारी से ही प्रभावित होकर मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश है। इसलिए उन्होंने मुंशी वंशीधर को अपने पूरे व्यवसाय संपत्ति की देख रेख के लिए प्रबंधक पद पर नियुक्त कर दिया। अर्थात जीत लास्ट में सच्चाई की ही होती है। तो वो उनकी ईमानदारी पे मुग्ध हो जाते हैं और उनको लगता है कि जो दरोगा इतना ईमानदार है कि मुझ जैसे इतने इतने बड़े जमींदार को पकड़ने की हिम्मत कर सकता है अपनी ईमानदारी के बल पे, तो उसमें ज़रूर ऐसी खास बात है कि वो कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है और आत्मस्वाभिमानी भी है। तो वो सोचते हैं कि मेरी इतनी बड़ी संपत्ति है तो क्यों ना मैं उसे अपने संपत्ति का एक मैनेजर बना लूँ जिससे मुझे उस पर भरोसा रहे। ऐसा करके वो उसको उसकी नौकरी पर रख लेते हैं और ये लास्ट में उनको वंशीधर को नौकर चाकर घर बंगला सब कुछ मिल जाता है। लेकिन रह गई बात कि ईमानदारी की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। तो चलिए, यही था मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। और इसके आगे आपको मैं कुछ MCQs है उसको भी दिखाने का प्रयास कर रही हूँ, तो उसको देख लीजिए सभी लोग। थोड़े से ही क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन मैं अलग से एक PDF आप लोगों को बना दूंगी। तो इसमें मैंने केवल 10 क्वेश्चन ही डाले हैं, वो भी आप लोग ये कहानी पढ़े हैं तो आराम से उसके आंसर दे सकते हैं। और इसका अगर आप लोग कहेंगे तो मैं और भी इसके MCQs आपको डाल दूंगी। और रह गई बात कि मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएंगे, तो देखिए अगर आप पाठ को छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन को समझेंगे तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन जो है उसकी आंसर इन सब को मिला के आराम से दे सकते हैं। तो मैंने ये तय किया है कि आप लोगों को मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो भी डालूंगी और छोटे तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर भी समझाऊंगी, जैसे MCQ बेस या 1 लाइनर। तो आप आराम से बड़े क्वेश्चन को भी कर सकते हैं और 2-2 3-3 पेज का लिखाने से और पढ़वाने से कोई मतलब नहीं है, वो दिमाग में बैठ नहीं पाता है, छोटी छोटी चीज़ें जल्दी बैठ जाती हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं MCQ। नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है? आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया कि नमक के दरोगा के पाठ के लेखक कौन है। प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, शेखर जोशी या कृष्णा? तो प्रेमचंद है, ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या होती है? नमक होता है, यानी प्रकृति की देन जो हमें स्वतः ही मिली है। तो प्रकृति का देन जो है वो नमक था, तो उसका निषेध व्यवहार करना। तो इसमें देखिए जल दिया है, वायु दिया है, नमक दिया है तो धरती। तो आपको कहाँ सही लगाना है? C ऑप्शन, ठीक है। और बाकी के ये ऑप्शन गलत हैं। आगे देखिए, किनके पौ 12 थे? मतलब किनको जब नमक पे निषेध हो गया तो किनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ? तो ऑप्शन बी है, अधिकारियों को। ये गृहिणियों को तो हो ही नहीं सकता, पतियों और बच्चों का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नमक के विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? देखिए, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर या वकील। सबसे जो आपकी बुक में दिया गया है तो उसके लिए आपको प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, इन तीनों को गलत, यानी वकील वाले लोग भी सोचते थे कि मुझे दरोगा की नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली? तो वंशीधर को मिली थी नौकरी। आलोपी दिन का तो वो जमींदार ही थे। बदलू सिंह जो हवलदार था, मैंने आपको कहानी में बताया है। और दाता दिन का कोई यहाँ नाम नहीं है। आगे देखते हैं, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? आलोपी दिन कर रहे थे, राम दिन, दाता दिन या माता दिन? तो आप लोग आराम से जान सकते हैं कि कौन कर रहा था, आलोपी दिन। अगला देखते हैं, दुनिया सोती थी पर दुनिया की डैश 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 जागती थी, यानी दुनिया सोती, इसमें भरना क्या है? तो देखिए, आँख, कान, जीभ या नाक। जब ये पाठ आप पढ़ेंगे तो उसमें कोटेशन मिलेगा, यानी जब वंशीधर आलोपी दिन को गिरफ्तार कर लेते हैं तो ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। यानी वो तो गिरफ्तार करते हैं रात को, लेकिन ये खबर पूरे शहर में कैसे फैल जाती है? यानी दुनिया सोती थी, दुनिया सो रही है, परंतु दुनिया की जीभ जागती है। यहाँ जीभ भराएगा, अर्थात
इंसान सो रहा है लेकिन बातों बातों में खबर पूरे मतलब समाज में पहुंच जाती है। ठीक है, किसका लाखों का लेन देन था? वंशीधर का, मुरलीधर का, माता दिन का या आलोपी दिन का? तो आलोपी दिन का लाखों का लेन देन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आलोपी दिन को दरोगा को किसके बल पर खरीद लेने का विश्वास था? यानी आलोपी दिन ने क्या सोचा था कि मैं दरोगा को किस चीज से खरीद लूंगा? बल से, छल से, रिश्वत से या संबंध से? तो आप लोग कहानी अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, रिश्वत से खरीद लेंगे, यानी ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह किसका कथन? ये वंशीधर का नहीं है, बदरू सिंह का भी नहीं है, वंशीधर के पिता का भी नहीं है, ये आलोपी दिन का कथन है। ठीक है, तो ये थे आपके 10 MCQs। और अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं और भी MCQs आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारे PDF मैं डाल रही हूँ, पिछले वीडियो का भी PDF डाल रही हूँ। जिस वीडियो में आपको दिक्कत हो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, आप लोगों का कमेंट ही मेरे लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।